हमने बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हम फोटोसिंथेसिस को देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, और ब्रीदिंग, ये दोनों अलग अलग प्रोसेसिंग है, इन दोनों को मिक्सअप नहीं कर देना। ब्रीदिंग जो है ये एक्सटर्नल प्रोसेस है क्योंकि हम बाहर से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब बाहर से ऑक्सीजन आई हमारे लंग्स में क्या एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के साथ मतलब हमारे लंग्स के साथ ये नीचे जो मैंने रेड कलर में बनाई है इसको हम कहते हैं ब्लड वेसल। अब ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल में जाएगी, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस जाएगी एल्वियोलाई में, ये जो बाहर चली जाएगी। अब दोबारा देखें, ये जो कार्बन ऑक्सीजन दोबारा अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आई, ठीक है, ठीक है, ये ब्लड वेसल में गई। अब ब्लड वेसल से ये जाएगी आगे हमारे सेल के पास, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारे जिस्म से निकलनी है वो बाहर चली जाएगी। अब ये ब्लड वेसल से ऑक्सीजन आई है सेल के पास गई, सेल में क्या होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहाँ से है? एनिमल्स की बात करें तो ये प्लांट से लेते हैं, अगर प्लांट्स की बात करें तो ये खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला तो हमें क्या क्या मिला, मतलब प्रोसेस हुआ, इस हमें हमें जैसे एटीपी मिली, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये तीन चीज़ें मिली हमें। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि क्या प्रोसेस है? इंटरनल प्रोसेस है। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, ये प्लांट्स और एनिमल में सेम ही होती है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है, हमारे पास क्या मिलता है हमें? एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को मिलना, इसी को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये मैंने एक सेल बनाया है। ठीक है, अब सेल के अंदर हमें सिर्फ तीन चीज़ों से गर्ज है, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म को हम और भी कहते हैं, जिसको हम साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्या चल रहा होता है? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनम के ऊपर थाइलाकोइड, थाइलाकोइड के ऊपर जब क्लोरोफिल पड़ती है, मतलब लाइट पड़ती है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? एटीपी और एनएडीपी है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। ठीक है, अब ये जो आउटर स्पेस है ना, जिधर मैं पॉइंट कर रहा हूँ बॉल पॉइंट से, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या चलता है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या क्या यूज़ होता है? एटीपी और एनएडीपी, जो कि लाइट रिएक्शन से यूज़ होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ठीक है, बाहर से। वो कार्बन डाइऑक्साइड किधर से आती है? ये, और जो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ये दोनों प्रोडक्ट्स, ये जो चीज़ें बनती हैं, ये कहाँ कहाँ से आती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इधर से जब कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और एनएडीपीएच मिला, ये डार्क रिएक्शन हुआ, तो हमें क्या बन गया? ग्लूकोज। ठीक है, अब जो ये ग्लूकोज बना है इधर डार्क रिएक्शन में, ठीक है, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है, कितने एटीपी यूज़ होते हैं? 18 एटीपी यूज़ होते हैं, और 12 एनएडीपीएच यूज़ होते हैं, हमारे पास ग्लूकोज बना। अब ये जो ग्लूकोज बनेगा ना क्लोरोप्लास्ट में, ये सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, हमें चाहिए एनर्जी, हम एनर्जी की बात करेंगे। ग्लूकोज बना है, इधर एटीपी यूज़ हुई है, अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। हमें चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए हमें। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इधर ग्लूकोज बना, अब इसमें से जो ग्लूकोज बना है, इधर मेरे पास जगह नहीं थी, डायग्राम छोटी बन गई, तो मैंने इधर साइड पे लिखा हुआ है। इधर ग्लूकोज बना हमारे पास डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रोमा की बात करें, इधर ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज थोड़ा प्लांट ने स्टोर कर लिया स्टार्च की फॉर्म में, और थोड़ा एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब ये ग्लूकोज आया, ग्लूकोज सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता, ये है साइटोप्लाज्म में। अब इस ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में। ठीक है, इस स्टेप को कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, रेस्पिरेशन के तीन प्रोसेसेस होते हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहला स्टेप है ये ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में, जिसे हमें दो एटीपी मिलते हैं और एक एनएडीपीएच मिलता है। ठीक है, इस स्टेप को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, अब जो ये पायरुवेट है ना, ये पायरुवेट एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इधर चल रहा है क्रेब्स साइकिल। अब ये पायरुवेट आया अंदर, इधर क्रेब्स साइकिल चला, क्रेब्स साइकिल से हमें क्या मिला? एक एटीपी, एक FADH2 और बहुत सारा NADP। ठीक है, क्या मिला? बहुत सारा NADP। अब ये जो क्रैब साइकिल चला है ना, इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। क्रैब साइकिल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब ये जो रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड हुई है ना, मैंने उधर बात की थी ना कि मैं आपको बताऊंगा कि डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किधर से आती है, वो इधर से आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की क्रैब साइकिल में। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की इसने, तो ये यूज़ कर ली क्लोरोप्लास्ट ने, फिर डार्क रिएक्शन चला, फिर उधर से हमारे पास ग्लूकोज बना, फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा, इसी तरह ये रिएक्शन चलता रहता है। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे। ठीक है, ये क्रेब साइकिल था, ये जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की ना ये दो लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन जो ब्लैक से बनाई हुई है, एक जो ग्रीन मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में चल रहा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, क्योंकि इसी में जो FADH2 और NADH ये टूटेंगे और हमें ATP बहुत ज़्यादा मिलेगी। एक FADH टूटेगा तो 3 ATP मिलेंगे, और एक FADH2 टूटेगा तो हमें 2 ATP मिलेंगे।
NADH के टूटने से 3 ATP और FADH2 के टूटने से 2 ATP मिलेंगे, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए ना ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल जाएगी और हमें ATP मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तो हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगा तो क्रैब साइकिल भी नहीं चलेगा। क्रैब साइकिल क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमारा सेल को इतना पता होता है ना कि अगर NADH और FADH2 मैं बना दूँ, इसको आगे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही नहीं चलेगा, तो मैं इनको भी क्यों बनाऊँ? फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगा तो क्रैब साइकिल भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरत होती है। अब ये ऑक्सीजन किधर से आती है? हमने बात की थी ना उधर, जब डार्क रिएक्शन चल रहा होता है और जब थैलाकोइड के ल्यूमन में जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ठीक है, वो जो ऑक्सीजन और H पॉजिटिव जाते हैं ल्यूमन में जब ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, वो लाइट डार्क रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उधर से हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो इधर यूज़ हो जाती है आगे, ठीक है। वो इधर ऑक्सीजन यूज़ होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, हमारे पास बहुत सारी ATP आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन का ओवरव्यू। अब सेलुलर रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। हमें तो मालूम है एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, एनारोबिक ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। इसमें ग्लाइकोलाइसिस भी चलता है, क्रैब साइकिल भी होता है, ट्रांसपोर्ट चेन भी बनता है और 36 ATP बनते हैं। 36 ATP में से 2 ATP हमारे पास ये जब ग्लूकोज पायरुवेट में क्या यूज़ हो जाते हैं तो नेट ATP हमारे पास 36 ATP होते हैं, ठीक है। दूसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, इसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चलता है, ठीक है। ये इनएफिशिएंट भी है और इसमें जो ग्लूकोज है ना, उसमें से जो एनर्जी मिलती है सारी टोटल, उसका सिर्फ 7% मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जो कार्योबैक्टीरिया, टेप, वर्म और स्कैरिस में होती है, ठीक है। बैड भी और प्रिमिटिव मतलब पुराना भी है, ठीक है। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, इसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो पायरुवेट में जाता है ना, अब पायरुवेट के आगे स्टेप चलता है एक, अगर तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में जा रहा है इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अगर पायरुवेट जा रहा है अल्कोहल में इसको हम कहते हैं अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ग्लूकोज यहाँ ये ग्लूकोज से लेकर यहाँ तक ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। अब वैसे तो जो हम मसल्स हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन जब हम भागते हैं तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और जो अल्कोहल और बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो एनारोबिक बैक्टीरिया में होती है, इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये था ओवरव्यू सेलुलर रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखेंगे।